हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं और अपकेंद्र बल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, सबसे पहले अभिकेंद्र बल के बारे में देख लेते हैं। तो अभिकेंद्र बल, तो सबसे पहले यदि आता है कि अभिकेंद्र बल का परिभाषा क्या होता है। यदि इसके हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी मान लेते हैं, यदि हम फिगर से करें तो ये मान लेते हैं कोई वृत्ताकार मार्ग है, मतलब ये वृत्ताकार क्या है, मार्ग है, या वृत्ताकार क्या है, पथ है। तो इस वृत्ताकार पथ पर मान लेते हैं ये कोई पिंड है और ये कोई पिंड है और ये पिंड क्या कर रही है, इस पर गति कर रही है। ये मान लेते हैं इसकी केंद्र है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि कोई भी पिंड है और ये क्या कर रही है, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है। तो याद रखेंगे कोई भी पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए उस पिंड के केंद्र पर जो बल लगता है, उस पिंड के जो केंद्र पर, जो इसके केंद्र पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे कहेंगे, डेफिनेशन बहुत इजी है। हम यही कहेंगे कि किसी वृत्ताकार मार्ग पर पिंडों को गति कराने के लिए उस पिंड के केंद्र पर जो बल लगता है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, समझिए। कहा यह जा रहा है कि वृत्ताकार मार्ग पर, सबसे पहले ये बोलना है आपको, वृत्ताकार मार्ग पर किसी पिंडों को गति कराने के लिए उस पिंड के केंद्र पर जो बल लगता है, केंद्र पर जो बल लगता है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन को लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि किसी वृत्ताकार मार्ग पर पिंडों को गति कराने के लिए उस पिंड के केंद्र पर जो बल लगता है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। अब आते हैं कि हम इसको डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, किसी वृत्ताकार मार्ग पर पिंडों को गति कराने के लिए उस पिंड के केंद्र पर जो बल लगता है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल का हमने डेफिनेशन लिख दिया है। तो आपको यहां से नहीं, यहां से याद रखना है, किसी वृत्ताकार मार्ग पर किसी पिंड को गति कराने के लिए उसी पिंड के केंद्र पर जो बल लगता है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो आशा करते हैं इतना समझ गए होंगे। और नोट्स में एक पॉइंट याद रखेंगे आप, यहाँ पे नोट्स में एक पॉइंट से याद रखेंगे कि जो अभिकेंद्र बल होता है, ये एक प्रकार का वास्तविक बल होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जो केंद्र बल होता है, यह क्या होता है, वास्तविक बल होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। कोई भी अगर आपसे पूछते कि वास्तविक बल अभिकेंद्र बल होता है या अपकेंद्र बल, तो आपको याद रखना है कि जो अभिकेंद्र बल होता है वो वास्तविक बल होता है, और जो अपकेंद्र बल होता है वो क्या था, आभासीय बल होता है। वो वास्तविक बल नहीं होता है, आभासीय बल होता है, हम उसको आभास करते हैं। ठीक है, तो ये इतना बात आपको समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका फॉर्मूले पे यदि बात करें तो इसका F इक्वल टू होता है mv²/r, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे F क्या है, F है अभिकेंद्र बल। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि जो M है वो क्या है, तो इसको M को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, M इक्वल टू है द्रव्यमान। ठीक है,
क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है कि ये जो पिंड है ये पिंड कितने द्रव्यमान का है, कितना इसका मास है। और याद रखेंगे जो भी है वो क्या है, वस्तु का वेग है कि ये पिंड है ये किस वेग से गति कर रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे आर जो आता है ये आर क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या भैया, तो ये वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या है आर। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं जो इसका परिभाषा है वो और सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम एग्जाम्पल बात करेंगे। ठीक है, उसको एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स जान लें कि जो 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 ये बल होता है, जो यहाँ पे कुछ कंडीशन के बारे में हम जान लें। यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो ये शर्तें क्या हैं, सबसे पहली शर्तें कि जो ये बल होता है, याद रखेंगे जो बल होता है वो समानुपाती होता है एम के। ठीक है, एम मतलब क्या, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें अभिकेंद्र बल उतना ही अधिक लगेगा। समझ में आया, मतलब पिंडों का द्रव्यमान जितने वो भारी होंगे, जितने वो पिंड क्या होंगे, द्रव्यमान में अधिक होंगे। ठीक है, उसका जो अभिकेंद्र बल होता है वो भी अधिक होगा। मतलब यदि हम इसका मान बढ़ाएं तो इसका मान भी बढ़ेगा। समझ में आया ना। तो इतना बात आप समझ गए होंगे कि जिस पिंड का भारी होगा, जितना पिंड उसका द्रव्यमान अधिक होगा जिस वस्तु का, उसका उसमें अभिकेंद्र बल अधिक लगेगा। दूसरे पे यदि हम बात करें, दूसरा कंडीशन कि जो याद रखेंगे जो F होता है वो समानुपाती होता है v² के। मतलब v² मतलब क्या कि यदि वेग जितना, मतलब वेग यदि दुगुना हो, किसी पिंड अगर दुगुने वेग से गति कर रहा होगा तो याद रखेंगे उसका जो क्या होगा, जो उसका जो अभिकेंद्र बल होगा वो उस वेग के 4 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब जितने वेग से अगर वो 2 गुने वेग से गति कर रहा है तो 4 गुने वेग से वहां पे क्या लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेग बढ़ेगा, किसी पिंडों का वेग बढ़ेगा तो वहां अभिकेंद्र बल का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आते हैं तीसरे इस यहाँ पे कंडीशन पे कि जो F होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, R मतलब जितनी वृत्त की त्रिज्या अधिक होगी, जितनी वृत्त की त्रिज्या यदि अधिक होगी तो वहां पर अभिकेंद्र बल कम लगेगा। समझ में आया, वृत्त की त्रिज्या जितनी अधिक होगी मतलब जितना अधिक वो क्या करेगा, जितने गोले, जितना जो वृत्ताकार मार्ग पर जो गति कर रहा है वो जितना बड़ा होगा उतने ही अभिकेंद्र बल वहां पे कम लगेगा, और जितना ही वो छोटा होगा वृत्त वहां पे अभिकेंद्र बल का मान उतना ही अधिक लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती। मतलब R का मान यदि बढ़ाएंगे तो F का मान घटेगा, और F का मान अगर बढ़ाते हैं तो R का मान घटेगा। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये 3 कंडीशन होते हैं, इसके शर्तें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे कि भैया इसका उदाहरण क्या होता है। तो उदाहरण पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा मैं रफ कर दूं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, और यहीं पे मैं उदाहरण पे बात कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल पे बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे दोस्तों, जो उपग्रहों की गति होती है वो उस गति में क्या होता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि उपग्रहों की गति। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारी पृथ्वी है और ये क्या कर रहा है, ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, गति जब कर रहा है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इनके बीच जो बल लगेगा वो बल कौन सा होगा भैया, तो अभिकेंद्र बल होगा। मतलब यहाँ पे आवश्यक बल कौन सा, आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन सा होगा, तो 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब इनके बीच जो लगने वाला अभिकेंद्र बल होगा वो कौन सा बल होगा, तो इन दोनों आवेशों या दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा। तो आशा करते हैं इतना बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम यदि हम दूसरे एग्जाम्पल पे बात करें तो मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे। दूसरा कि जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वहां पे भी कौन सा फोर्स लगता है, वो किस बल के कारण वो क्या होते हैं, अपनी कक्षाओं में गति करते हैं। तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, अभिकेंद्र बल ही होता है। तो याद रखेंगे नाभिक के, हम लिख दे रहे हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति।
ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, मतलब ये कोई नाभिक है और नाभिक की ये चारों ओर क्या है, कक्षाएं हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं। तो याद रखेंगे इनके बीच, इन इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ही हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन सा है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे भी दूसरा एग्जाम्पल आपने समझ लिया। अब आते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पे। तो तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार मतलब लगभग बार में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा भी गया है कि जो मक्खन निकालने वाले मशीन होता है जो घरों में हम देखते हैं, या जो मशीनें आ रही हैं इस बार नई टाइम पे, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो जो मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वहाँ पे जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, अभिकेंद्र बल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आप लिख लेंगे, लिखेंगे क्या कि मक्खन निकालने वाली मशीन। ठीक है, तो मक्खन निकालने वाली मशीनों में क्या सा बल लगता है, तो अभिकेंद्र बल लगता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देख रहे होंगे जब अब मक्खन हम क्या करते हैं, जो उससे महते हैं, तो जब महेंगे हम तो क्या होता है, मक्खन जहाँ महा जाता है वो उसके क्या होता है, उसके पास पास आ जाता है, और जो दूध होती है वो क्या होते हैं, साइड हट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मक्खन होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या होता है, वहाँ पे जो मक्खन होते हैं वो क्या होते हैं, जो पास आ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या हो, उसके केंद्र की ओर आ जाते हैं, जहाँ पे हम महेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, जहाँ पे हम महते हैं, वहाँ पे अभिकेंद्र बल ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मक्खन उसके पास आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास उतनी मतलब मक्खन वक्खन है निकालने वाला तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। तो अभिकेंद्र बल का हमने देखा कि परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखा, और इसकी जो कंडीशन होता है वो देखा, और हमने देखा इसकी जो एग्जाम्पल होते हैं वो। तो अच्छा लगा होगा आपको, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को अभी देख सकते हैं कि अभी उतने चैनल पे ज़्यादातर सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर। ठीक है, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। जैसे कि अभिकेंद्र बल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में लिखिए यूट्यूब पर अभिकेंद्र बल, और अंत में लिख दीजिए ब्रदर सर, अभिकेंद्र बल ब्रदर सर आप लिख देंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अपकेंद्र बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं अपकेंद्र बल के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरा अपकेंद्र बल। तो भैया अपकेंद्र बल क्या होता है, यदि हम इसके परिभाषा पे सीधे डायरेक्ट बात करें तो इसका परिभाषा में यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, इसी से हम समझ जाएंगे। और जो अपकेंद्र बल हमने अभिकेंद्र बल पढ़ा है उसके जस्ट अपोजिट ये है, क्या है, ये बल होता है। ठीक है, जैसे कि न्यूटन ने बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो ऐसे जो क्या लग रहा है उसके केंद्र पर जो बल लग रहा है उसके जस्ट विपरीत क्या लगता है, इसमें बल लगता है। तो फिगर से समझते हैं, ये कोई मान लेते हैं ये कोई क्या है, वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार मार्ग है, या वृत्तीय मार्ग भी या वृत्तीय पथ भी कह सकते हैं। तो ये कोई वृत्तीय पथ है, तो यहाँ पे कोई मान लेते हैं ये कोई पिंड है, और ये पिंड इस पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इसकी त्रिज्या है r, और ये क्या है, इसका केंद्र है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता है पहले से ही। अब याद रखेंगे ये जो पिंड, ये जो मतलब वृत्ताकार मार्ग है, इस पिंड, ये वृत्ताकार मार्ग है, तो इस वृत्ताकार मार्ग पर ये जो पिंड है वो गति करती है। तो इस पिंड के बाहर की ओर, इस पिंड के बाहर की ओर जो फोर्स लगता है, इस पिंड के बाहर की ओर जो बल लगता है, उस बल को ही हम अपकेंद्र बल कहते हैं। अभी हमने अभिकेंद्र बल देखा तो इस पिंड के केंद्र की ओर बल लग रहा था, इसमें क्या हो रहा है, पिंड के बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अब
अपकेंद्र बल कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन याद रखेंगे। डेफिनेशन समझने से पहले एक पॉइंट्स आप नोट में याद रखेंगे कि जो अपकेंद्र बल होता है ये एक प्रकार का आभासीय बल होता है, ये वास्तविक बल नहीं होता है, वह वास्तव में बल यहाँ पे कार्य नहीं करता है, ये हमें एहसास होता है, ये हमें अनुभव होता है, ठीक है, आभास होता है कि यहाँ पे क्या कोई बल लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशन के ऊपर ही लिखेंगे कि यह एक प्रकार का आभासीय बल होता है जो, ठीक है, इतना लिखने के बाद कि यह एक प्रकार का, यह मतलब कौन, अपकेंद्र बल एक प्रकार का आभासीय बल होता है जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए पिंडों के बाहर की ओर लगता है। समझ में आया, जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहे पिंडों के बाहर की ओर लगता है। कौन लगता है भैया, तो जो बल लगता है उस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। तो यहां से हम डेफिनेशन सीक्वेंस में क्या कहेंगे, बोल रहे हैं आप लिखिए, लिखेंगे क्या कि अपकेंद्र बल एक प्रकार का आभासीय बल होता है जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहे पिंडों के बाहर की ओर लगता है, उस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, नहीं लिखे होंगे तो क्या लिखेंगे कि अपकेंद्र बल एक प्रकार का क्या होता है, आभासीय बल होता है जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहे पिंडों के बाहर की ओर जो बल लगता है, ऐसे लिख दे रहे हैं, जो बल लगता है उस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। तो यहाँ से आप अगर डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको बड़ा लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ से पहले डेफिनेशन नहीं, यहाँ से फिगर से बताता हूँ कि अपकेंद्र बल एक प्रकार का आभासीय बल होता है जो किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहे पिंडों के बाहर की ओर जो बल लगता है उस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि यहाँ पे नोट्स में याद रखेंगे कि ये क्या होता है, अपकेंद्र बल एक प्रकार का आभासीय बल होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, तो याद रखेंगे इसका भी फॉर्मूला होता है F=mv²/r। ठीक है, mv²/r जो अपकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे अभिकेंद्र बल का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और इसमें भी जो कंडीशन होते हैं, यदि हम कंडीशन पे बात करें तो यहाँ पर भी कंडीशन सबसे पहला होता है कि F समानुपाती m होता है, मतलब यदि द्रव्यमान को बढ़ाएं, जितना वस्तु का क्या होगा, वेट होगा, भार होगा, जितना उसका द्रव्यमान अधिक होगा उसके में अपकेंद्र बल अधिक होगा। ठीक है, दूसरा कि यदि F समानुपाती होता है v², जितना उसका वेग अधिक होगा उसमें अपकेंद्र बल भी अधिक लगेगा। और तीसरा होता है कि F समानुपाती क्या होता है, r, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है r। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वृत्त की त्रिज्या को यदि हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो अभिकेंद्र बल है वो कम हो जाएगा और अपकेंद्र बल भी कम हो जाएगा। और यहाँ त्रिज्या को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो वहां पर अपकेंद्र बल अधिक हो जाएगा। ठीक है, जितना r का मान बढ़ेगा उतना ही f का मान घटेगा, और जितना r का मान घटेगा उतना f का मान बढ़ेगा, ये हमने बताया है। ठीक है, तो इतना बात याद रखेंगे। f क्या है, m क्या है, द्रव्यमान, v वेग, और r क्या है, त्रिज्या। ये हमने जल्दी बता दिया, ठीक है, क्योंकि आपने जाना है, ये तो बात आप जानते ही हैं। अब आते हैं इसके, यदि हम एग्जाम्पल पे बात करें तो इसको मैं मिटा कर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे दोस्तों कि जो वॉशिंग मशीन होता है, तो वॉशिंग मशीन में जो बल लगता है वो बल क्या होता है, वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोएंगे तो क्या होगा, वहां से क्या होंगे, धूल कण क्या होंगे, बाहर की ओर निकलते हैं, तो वहां पे क्या सा फोर्स लगता है, वो अपकेंद्र बल ही होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि वॉशिंग मशीन में
वॉशिंग मशीन में, ठीक है। वॉशिंग मशीन में कौन सा फोर्स लगता है, तो ये फोर्स लगता है। और दूसरा आप देखे होंगे कि कोई भी कार हो, बाइक हो, वहाँ पे जो ट्रेन हो, वहाँ पे अचानक से जब ट्रेन रुकती है या कार रुकती है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो क्यों झुकता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूटन का तो बल लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ तो लग ही लगा है, परंतु यहाँ पे न्यूटन के अलावा यहाँ पे भी एक बल लगता है कि वो अब वहाँ पे कौन सा बल, अब अपकेंद्र बल कार्य करता है, ठीक है। वहाँ पर भी बाहर की ओर जो फोर्स लगता है वो क्या है, अपकेंद्र बल है। तो याद रखेंगे कार, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कार या ट्रेन में बैठे व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे कि हम देखते हैं बचपन में क्या करते हैं, बचपन में हम अभी छोटे अभी तो हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब पानी वानी बारिश वारिश होता है तो वहाँ पे क्या लगता है, जो जहाँ पे गड्ढा वड्ढा होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, पानी वानी लग जाते हैं। तो हम अपनी साइकिल को क्या करते हैं, उस गड्ढे में ले जाते हैं और जो साइकिल के पीछे का टायर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें अंदर डालते हैं और पौडील को हम क्या करते हैं, चलाते हैं। तो जैसे जैसे चलाएंगे वो क्या होगा, चक्का भी नाचेगा। तो चक्का नाचेगा तो क्या होगा, वहां पर क्या होता है, जैसे जैसे ये मान लेते हैं ये कोई चक्का है और इसको हम नचा रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस तरीके से क्या होता है, ये फुहारे पानी के निकलने लगते हैं। जितना ये नाचेगा उतने ये फुहारे क्या होंगे, पानी इस तरह निकलेगी। तो वो पानी जो निकल रही है तो उसमें कचड़े जो बाहर निकल रहे हैं तो वहां पे भी कौन सा फोर्स लग रहा है, वहां पर भी अपकेंद्र बल लग रहा है। ये भी तो बाहर की ओर ना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि साइकिल में लगे धूल कणों का बाहर निकलना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइकिल पर लगे धूल कणों का बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना। और ये तीन हमने एग्जाम्पल बता दिए। तो आशा करते हैं कि आपको जो परिभाषा है, सूत्र है, कंडीशन है और ये एग्जाम्पल है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको एक ही कार्य करना है कि उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आपको मिले वीडियो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि चैनल पे उतने अभी सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप हमारी सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हो सके तो जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।